द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 651 खराब यातायात। काल लेडी ओथेलो की ओर मुड़ा। मुझे अभी संदेश मिला है कि शहर में यातायात बहुत कम है, हम वाहनों के साथ बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन वे एक भूत और राक्षस के हमले से बचाव के लिए उत्तर की ओर निचले रैंकों को तैनात कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इसमें निवेशित लगते हैं, अधिपति ने टिप्पणी की। एक तरह से मेरा समूह प्रशिक्षुओं को तेजी से बढ़ाने के तरीके पर काम कर रहा था और हमने प्रशिक्षण के एक सप्ताह के भीतर जागृति में आगे बढ़ने के लिए एक समूह तैयार किया था। उन्होंने अभी तक अकादमी में प्रवेश भी नहीं किया है और एक और सप्ताह तक नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अलग कर दिया गया है और यादृच्छिक आरोही रैंक टीम के नेताओं के साथ शहर की दीवारों पर भेज दिया गया है। मुझे पता है कि नीति यह है कि जागृत रैंक और ऊपर के लोग प्रशिक्षण वातावरण के बाहर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, काल ने समझाया। ओथेलो प्रभावित दिखे। आपने उन्हें कॉमन रैंक की पूरी प्रक्रिया से बचने में मदद की। यह अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि अगर वे आज कैथेड्रल में होते तो ये कितना बड़ा मुद्दा होता। क्या कोई ऐसा खास है जिसके बारे में आप चिंतित हैं? काल ने सिर हिलाया। उनके साथ एक दुष्ट है जो बहरा है, और उसने मुझे जो संदेश भेजा है उसमें कहा गया है कि वह एक ऐसे समूह के साथ है जिसमें कोई पादरी या कोई और नहीं है जो सांकेतिक भाषा जानता हो। इसलिए वह रेडियो पर आने वाले किसी भी आदेश को नहीं समझ सकती क्योंकि कोई भी उन्हें जोर से नहीं बोल रहा है। एक संदेश? लेडी ओथेलो ने पूछा। ओह ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम फंक्शन है। सिबिल, बेबी दुष्ट ने इसे पाया। काल ने ओथेलो को एक संदेश भेजा जिससे वह इतनी चौंक गई कि वह लगभग सड़क से हट गई। क्षमा करें, मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना विचलित करने वाला होगा। ये बस मेरी दृष्टि के किनारे पर दिखाई देता है, काल ने समझाया। अब मैं समझ गया कि आपने इसे कैसे भेजा है, लेकिन यह मेरे सामने ट्रायल के अंदर सिस्टम अलर्ट की तरह दिखाई दिया। मुझे इसे बदलने का कोई तरीका खोजना होगा। शायद अगर मैं इसे स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करूं और शायद इसे थोड़ा पारदर्शी बनाऊं। हाँ, ये बेहतर है। ओथेलो ने उसे एक संक्षिप्त संदेश भेजा। मैं शहर के उत्तर की ओर चक्कर लगाऊंगा और उत्तरी द्वार से प्रवेश करूंगा। वैसे भी यह कैथेड्रल के सबसे करीब है। तो उनके काफिले ने शहर के किनारे की ओर मुड़ लिया, जहां यह स्पष्ट हो रहा था कि लड़ाई लगभग दीवारों तक पहुंच गई थी। वे 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे और जब वे एक पहाड़ी पर आए तो काल लड़ाई देख सकता था। क्या आप विशेष रूप से नाराज होंगे यदि मैं संदेश देने के लिए बाहर कूद गया और आपको छोड़ दिया? मेरी टीम निश्चित रूप से लाइन के साथ मनोबल बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि वहां के नेता ज्यादातर कमांडर हैं, फ्रॉस्ट जायंट सीमा के समान। उन्होंने सुझाव दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको अपने समूह को बताने के लिए समय चाहिए? काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे पहले से ही जानते हैं। थोर मानव रूप में है, इसलिए उसने उन्हें सीधे बताया। मुझे नहीं पता कि आप उन्हें हवा के माध्यम से सुन सकते हैं या नहीं। ओथेलो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी इंद्रियां आपकी तरह तेज नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप इसे बदलने में सक्षम हो सकते हैं। एक एलीट द्वारा अजीब कौशल पुस्तकें पास करने की बात चल रही थी, और मेरा अनुमान है कि वह आप ही थे। अगर लड़ाई के बाद समय है तो मैं देखूंगा कि क्या कोई संवेदी कौशल है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास वास्तव में पैलाडिन के लिए कोई विशेष कौशल नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि निष्क्रिय रात्रि दृष्टि भी संभव हो सकती है, अगर मैं इसे कौशल पुस्तक में बदलने के लिए परिवर्तन को अलग करने का कोई तरीका खोज सकता हूँ। मुझे ये पैकेज अपग्रेड के हिस्से के रूप में मिला था जब मुझे पहली बार मेरी कक्षा मिली थी, काल ने समझाया। मेरे लिए ये काफ़ी है। आखिरकार मैं इसके बिना ही ओवरलॉर्ड तक पहुंच गया हूं, लेकिन हर छोटी चीज़ मायने रखती है और अंधे होकर लड़ते समय प्रेजेंस सेंस पर निर्भर न रहना एक बड़ा फायदा होगा। काल ने युद्ध के लिए जाने वाली बसों में से एक में जाने पहचाने चेहरे देखे और खिड़की से बाहर इशारा किया। 5 प्रशिक्षुओं में से 4 हैं। डाना कहती है कि वह उनके पास जाएगी। थोर ने काल को सूचित किया, इससे 1 सेकंड पहले कि डाना बसों के धीमी गति से चलने वाले काफिले की ओर ट्रक से बाहर निकलती। बाकी सभी को ले लो और उसकी मदद करने जाओ, और जिस भी सेक्शन में उन्हें नियुक्त किया गया है वहां जाओ। मैं सिबिल को ढूंढने जाऊंगा, काल ने सेरो को सूचित किया। बाकी लोग एक के बाद एक ट्रक से बाहर निकल गए, केवल अहमद को पीछे छोड़ दिया, जो अभी भी अनंत बिजली द्वारा संरक्षित था जब वह ठीक हो गया। अब वह कुछ हद तक होश में था और उन्होंने उसे खाना भी खिलाया था, इसलिए उसे फिर से लड़ने की स्थिति में आने से पहले बस कुछ और मिनट चाहिए थे। मुझे अपनी बच्ची दुष्ट का आभास हो रहा है। वह दीवार के छेद से बाहर आने वाली है, राय ने घोषणा की। गेट सिर्फ 100 मीटर आगे था, इसलिए काल ने गाड़ी से बाहर निकलने की तैयारी की। यह मेरा स्टॉप है, उनमें से आखिरी बस आगे है। हम युद्ध के मैदान के इस छोर को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे और जो भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा उससे कार्यभार संभालेंगे, यह मानते हुए कि वे मुझसे बड़े नहीं हैं। यानी आप कैथेड्रल को बता सकते हैं कि हम ढिलाई नहीं बरत रहे हैं।
उसने ओथेलो को सूचित किया, अहमद को आगे भेजो, हमें किसी भी तरह ट्रक यहीं पार्क करने होंगे। देखो, तबीथा रुकने वाली है और फिर मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह शहर में भाग जाएगी। वह इस तरह से आवेगी है। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पलाडिन हंसा। निश्चित रूप से उनके सामने का ट्रक सड़क और दीवार के बीच घास में जा रहा था और योद्धा वर्ग का अधिपति बाहर निकलकर शहर में भाग रहा था, जो कोई भी उनकी खुफिया जानकारी की तलाश में था। शुभकामनाएं, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। काल ने ट्रक से बाहर निकलते हुए मजाक किया। दिग्गजों के आने से ये लगभग तय था कि वे अगले कुछ दिनों में एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें हमलावरों के कुछ समान समूहों से लड़ने के लिए नियुक्त किया जाएगा। राय ने पहले ही सिबिल को उस बस से चुरा लिया था जिसमें वह थी और उसके साथ ट्रक के बगल में खड़ी थी। अरे सिबिल, तुम किस समूह के साथ थी? मैं स्थिति समझाता हूँ और फिर तुम मेरी सहायक हो सकती हो जब तक हम लाइनों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। रेडियो के बिना ये पूरी लाइन में अराजकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि सिस्टम संदेश कैसे भेजे जाते हैं और हम रेडियो के बिना व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। काल ने घबराए हुए युवा अभिजात वर्ग को सूचित किया। उसने उसे 2 अंगूठे दिए और काल ने अपने इरादों को समूह के बाकी लोगों को व्यक्तिगत रूप से और सिस्टम संदेश के साथ बताया। उसने संचार में 4 अधिपतियों को शामिल किया और देखा कि नियाल और अहमद रुक गए क्योंकि आने वाले संदेश ने उन्हें चौंका दिया। ये युद्ध की योजना बनाना बहुत आसान बनाने वाला था जब वे सभी अनुभाग कमांडरों से मिल चुके थे। अध्याय 652 उत्तर की ओर। राय ने सिबिल को उठाया और दूसरों से मिलने के लिए भाग गया, जबकि काल उस बस की ओर बढ़ गया जिससे उसे ले जाया गया था। सम्राट, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ड्राइवर ने दरवाजे के पास आते ही पूछा। मैंने इंक्विजिशन के आदेश पर जागृत एलीट सिबिल को इकट्ठा किया है। वह एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है और उसे अपनी टीम से अलग नहीं किया जाना चाहिए था। ये प्रशिक्षण डेटा में हस्तक्षेप करता है। हालांकि मैं क्षेत्र के लिए युद्ध रणनीति का मार्गदर्शन करने के लिए एक समूह का नेतृत्व करूंगा, इसलिए कृपया उसके स्थान पर एक प्रतिस्थापन खोजें जब तक कि कोई आपकी इकाई को सौंपा न जाए। काल ने ड्राइवर को सूचित किया। हाँ सर, क्या आप अभी राजधानी में पहुंचे हैं? हमें बताया गया कि उत्तरी साइड डिफेंस के लिए कोई रैंकिंग एलीट उपलब्ध नहीं है। काल ने सिर हिलाया। मेरी टीम सीमा से खुफिया जानकारी लेकर लौटी और मैंने यहाँ की स्थिति देखी। अब मुझे जाना होगा। मेरा स्काउट पहले से ही डेटा भेज रहा है और मुझे क्षेत्रीय नेतृत्व में से कुछ से संपर्क करना होगा। काल उस सेक्शन की ओर भागा जहां हॉक ने संकेत दिया था कि लाइन को स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है, प्रभारी कमांडर की तलाश में। वहां एक कमांडर रैंक मैच थी जो संभवतः महिला थी, अपने हुड को ऊपर उठाए हुए नक्शों से भरी एक मेज पर देख रही थी। ये सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। कमांडर, मेरे स्काउट ने बताया कि 80 लोगों का एक समूह है जिसका नेतृत्व एक ओब्रे और हॉबगोब्लिन्स की एक टीम कर रही है, जो आपके सैनिकों के लिए यहां घाटी में इंतजार कर रही है। उन्हें घात लगाने के लिए रास्ते से हटाया जा रहा है। उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए घोषणा की, इससे पहले कि वह एक परिचित चेहरे को देखता। डैनी मैकेंजी जुड़वां बहनों में से गोलेम विशेषज्ञ। ओह डैनी, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अगर तुम अपने लोगों से कहो कि वे पीछे हट जाएं और यहाँ वहाँ गोबलिन्स पर हमला करें तो तुम बिना किसी सुदृढ़ीकरण के उनसे लड़ सकते हो, क्योंकि मजबूत टीम तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। हॉक ऊपर सबको अपडेट दे रहा है, काल ने समझाया। सम्राट काल, डैनी मैकेंजी हकलाते हुए बोली। 1 मिनट हो गया है न? ये जानकर अच्छा लगा कि मुझे पूरी तरह से बुलाया नहीं गया। अन्य नेतृत्व दल के सदस्य, जिनमें से कोई भी कुलीन नहीं था, केवल रणनीतिकार और सेना अधिकारी थे, उसकी चकित अभिव्यक्ति पर हंसे। उन्हें यहाँ उसके रैंक के किसी व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब न केवल एक सम्राट था, बल्कि एक सम्राट था जो एक उड़ते हुए स्काउट की तरह लग रहा था। हमने दल के सदस्यों का उनके स्थानों तक पीछा किया है। हम अब उत्तर के लिए सभी 4 जोन कमांडरों के साथ फैल गए हैं। कैरा ने काल को अपडेट किया क्योंकि वह और निर्देश भेजने वाला था। क्या आपके पास हॉक के स्काउटिंग संदेशों को पारित करने का कोई तरीका है? काल ने पूछा। राय और थोर इंसान हो सकते हैं, लेकिन काल ने कैरा को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। बेशक, मैंने मूर्ख पक्षी से दूसरों को सीधे संदेश भेजने के लिए कहा। कैरा ने उसे आत्मसंतुष्ट होकर सूचित किया। काल को लगा कि हॉक अपनी आंखें घुमा रहा है, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया, इसलिए वह संदेश भेजने में सक्षम होना चाहिए। इससे सभी को डर लगना चाहिए। काल हंसा। वे सभी सोचते हैं कि संदेश आपसे हैं। बाद में ये बहुत मज़ेदार होगा। नहीं, यह एक आपदा होगी यदि कोई शरारती शून्य बेजर काल के नाम से लोगों को संदेश भेजना शुरू कर दे। एक बार जब वह जांच करना जानता था तो काल को एहसास हुआ कि संदेशों में उसका और हॉक दोनों का नाम था, इसलिए कम से कम ये सभी संदेशों को सीधे काल से आने के रूप में टैग नहीं कर रहा था। हॉक ने दुश्मनों की स्थिति और हरकतें देखी और टीम ने उन्हें जमीन पर कमांडरों को रिले किया। किसने जोड़ी बनाए?
काल ने पूछा, क्योंकि कारा ने कहा था कि केवल 4 क्षेत्र थे। टेसा थोर के साथ है, ओफेलिया राय और उसके बच्चे दुष्ट के साथ है, मैं दाना और लोट्स के साथ अन्य 4 शावकों को देख रहा हूं और रैमी अपने स्थान पर झपकी ले रही है। कारा ने समझाया। यह अच्छी तरह से काम किया। थोर और टेसा के साथ मिलकर युद्ध शक्ति थोड़ी असंतुलित हो सकती है, लेकिन चर्च के सैनिकों के लिए उनके पास सबसे मजबूत बफ होंगे। काल लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए बाईं ओर मुड़ा और लाइन के बीच में एक ऊंचा पेड़ देखा जो एक परिवर्तित कमल होना चाहिए था। वह शाखाओं में उड़ते पक्षियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, साथ ही शाखाओं से लाइन तक सुनहरी धूल भी छिड़क रही थी। उन्होंने सड़क के किनारे उस स्थान पर कब्जा कर लिया जहां बसें उतर रही थीं, जो स्वाभाविक रूप से वह स्थान होगा जहां घायलों को उपचार और हटाने के लिए भेजा जाता था, इसलिए वहां जीवन का पेड़ होने से हताहतों की संख्या में काफ़ी कमी आएगी जिन्हें निकाला जाना था। क्या सभी के पास अपने सैनिकों के लिए पर्याप्त लाल ड्रैगन पादरी हैं? काल ने पूछा। यहाँ 3 थे जिन्हें वह देख सकता था, उनमें से एक कमांडर था। हमारे पास एक कमांडर और कुछ हैं, कैरा ने सहमति व्यक्त की। हमारे पास अनाथालय की मैट्रन और 2 अन्य उच्च पुजारिन हैं, राय ने जोड़ा। मेरे पास मेरी टेसा और 2 कमांडर हैं। थोर ने खुशी मनाई और काल ने महसूस किया कि सेरो को शूरवीर नाइट एक्ट का बहुत आनंद आ रहा था, साथ ही वह ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसे रे ने पहले ही सीख लिया था। उसने अपनी ढाल पर सेरो की तस्वीर उकेरने का समय भी निकाल लिया था। रे ने उसके लिए ये किया। थोर मुश्किल से लाइनों के अंदर रंग भर पाता है। रैमी ने चुपचाप मजाक किया। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, बस इतना है कि सिस्टर रे बहुत अच्छी है। हॉक से लगातार अपडेट की धारा के साथ काल ने वास्तविक समय में स्थिति और समूह के आकार को अपडेट करने के लिए मानचित्र पर रंगीन पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। हॉक एक नियमित स्काउट की तुलना में बहुत दूर तक देख सकता था और किसी कारण से क्षेत्र में गश्त करने वाले कोई विमान नहीं थे। काल को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वे वापस रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। इससे हॉक इस क्षेत्र में एकमात्र हवाई स्काउट बन गया और काल की अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान संपत्ति बन गया। इन 5 स्थानों पर पोर्टल हैं। पूर्व और पश्चिम में जो हैं, उन पर दिग्गज इकट्ठा होते हैं। हॉक ने अपडेट किया। काल ने तुरंत इसे अपने साथ यात्रा कर रहे ओवरलॉर्ड्स को भेज दिया ताकि वे कमांड को अपडेट कर सकें और उन्हें नियाल से तुरंत जवाब मिला। आप उन्हें सीधे तबीथा को भेज सकते हैं, वह आर्कबिशप और उनके सहायकों के साथ रक्षा की योजना बना रही है। जितना हो सके उसे लूप में रखें। दुष्ट ने समझाया। कोई समस्या नहीं, अगर युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो मैं उसे हर 5 मिनट में अपडेट भेजूंगा। काल को यह नहीं पता था कि वे दोनों आर्कबिशप के साथ कमरे में एक दूसरे के बगल में खड़े थे और नियाल की आत्मसंतुष्ट नज़र योद्धा ओवरलॉर्ड की नज़र से नहीं बची थी। अध्याय 653 समन्वयक। ओवरलॉर्ड तबीथा को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि दुष्ट ने क्या किया था, लेकिन उसे तुरंत यकीन हो गया कि वह किसी तरह से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। जब उसे काल से अगला संदेश मिला तभी उसे एहसास हुआ कि दुष्ट ने बीस्ट मास्टर से कहा था कि वह आर्कबिशप के संपर्क अधिकारी के रूप में सभी अपडेट सीधे उसे भेजे ताकि युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में सभी को अपडेट रखा जा सके। क्या मैंने आपके साथ कुछ खास किया है? उसने आर्कबिशप और उनकी टीम को संदेश भेजने से पहले पूछा। बिल्कुल नहीं, आप बस गलत समय पर गलत जगह पर खड़े थे और वह केवल इतने ही लोगों को जानता है जो स्टेटस अपडेट देने के लिए यहाँ हैं। नियाल ने अपनी सबसे ईमानदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आर्कबिशप और नैचेट दोनों ने हंसते हुए महसूस किया कि ओवरलॉर्ड ने क्या किया है, ठीक इससे पहले कि नियाल कमरे से गायब होकर खुद को माफ कर देता। इससे किसी की योजना नहीं रुकी क्योंकि वह केवल खुफिया जानकारी की पुष्टि करने के लिए ही वहां था और उन्होंने पहले ही इस बारे में चर्चा कर ली थी कि क्या हुआ था जबकि ओवरलॉर्ड सम्राट काल की टीम के साथ बाहर थे। शहर के उत्तरी हिस्से में काल के हाथ लगातार नए आगमन से भरे हुए थे। न केवल एलीट और सैनिक जो युद्ध में घायल हुए थे और लॉर्ड्स के दायरे में उपचार के लिए लाए गए थे, बल्कि जायंट्स के सहयोगियों का भी लगातार आगमन था। वे दूर से पोर्टल से दिखाई दे रहे थे, इतनी संख्या में कि उन्होंने तीनों देशों में से अधिकांश को साफ कर दिया था। अजीब बात यह है कि वे इस तरफ बहुत से उच्च रैंक वाले राक्षसों को नहीं लाए थे और सबसे शक्तिशाली एलीट को हराकर इसे पहले कमज़ोर करने के बजाय शहर को कमज़ोर लोगों से भरने का प्रयास कर रहे थे। उनकी रणनीति में कुछ और भी होगा जो काल को समझ में नहीं आ रहा था, वह इसके बारे में निश्चित था। हॉक, याद है कि कैसे फ्रॉस्ट जायंट्स पहले एडवांसमेंट ट्रायल के शुरू होने से पहले एक खोज पैटर्न में क्षेत्र की छानबीन कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि वे आज भी यहाँ वही कर सकते हैं? उनकी रणनीति में कुछ गड़बड़ है और वे अपने सबसे मजबूत लोगों को नहीं भेज रहे हैं, बस बहुत सारे तोप के गोले भेज रहे हैं। वे हमसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने सभी सबसे मजबूत लोगों को भेज दें और असली लड़ाई शुरू होने से पहले उन्हें थका दें। इसके पीछे कोई गहरा मकसद होना चाहिए, काल ने सुझाव दिया। अगर है तो मुझे नहीं दिख रहा। वे अच्छी तरह से व्यवस्थित लाइनों में हमला कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं,
लेकिन पीछे केवल कुछ मजबूत दिग्गज हैं जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये किसी फैंसी खोज पैटर्न की तरह नहीं दिखता है। हॉक ने जवाब दिया, अनिश्चित कि क्या वह भी उनके हमले के बारे में कुछ याद कर रहा था। यह उसे बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन गहरे मकसद काल के विभाग के थे, उसके नहीं। संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें अगली बस में कमांडर के नेतृत्व वाली टीमों की आवश्यकता होगी जो सुदृढ़ीकरण से भरी हो। दाना ने देखा कि उसके केंद्रीय रक्षा बिंदु ने एक और हमले की लहर को पीछे धकेल दिया। इस बार ज्यादातर ओग्रेस थे, कुछ हॉबगोब्लिन के साथ, लेकिन उन्हें कमांडर रैंक के जानवर भी मिल रहे थे और रक्षक आसानी से उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, यहां तक कि हाई प्रीस्टेस के उनके हथियारों को आशीर्वाद देने के बाद भी। ओवरलॉर्ड, कृपया आर्कबिशप को सूचित करें कि हमलावरों ने रैंक से हमला बढ़ा दिया है। अब हम हमलावर समूहों में कई और कमांडर देख रहे हैं। उत्तर की ओर के कमांड अधिकारी उच्च रैंक सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करते हैं। समझ गया, हम जो भी हैं उन्हें भेज देंगे। वे पोर्टल के माध्यम से सीमा से एलीट को खींच रहे हैं, लेकिन हम अपनी क्षमता को बहुत कम नहीं करना चाहते हैं अगर यह एक बड़े सीमा हमले के लिए एक मोड़ है। ओवरलॉर्ड तबीथा ने उत्तर दिया। काल ने संदेश को रिले किया ताकि लड़ने वाली टीमों को कुछ उम्मीद हो सके। उन्हें और अधिक व्यापक क्षेत्र के रक्षकों की आवश्यकता थी। रेड ड्रैगन प्रीस्टेस के आशीर्वाद ने सैनिकों पर एक अच्छा कवच अवरोध बनाया, लेकिन यह एक बार का जादू था। उनके पास इसे रिफ्रेश करने के लिए पर्याप्त मान नहीं था क्योंकि सभी को नुकसान हुआ था। वे केवल इसे सक्रिय कर सकते थे और सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकते थे। प्रत्येक सक्षम पुजारिन के लिए सैकड़ों सैनिक और प्रत्येक उच्च पुजारिन के लिए 1000 या उससे अधिक सैनिकों के साथ उन्हें अपने पास जो कुछ भी था उसके साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। काल ने अपने सामने के नक्शे को देखा, ये देखते हुए कि सभी दुश्मन सैनिक कहाँ थे, और थोड़ी देर के लिए सोचा कि कमांडर कहाँ गए जो आमतौर पर ऐसा करते थे। क्या वे टोही विमानों के साथ थे जो रेडियो सिग्नल नहीं भेज सकते थे, या संभवतः शहर में फंस गए थे? इससे भी बदतर, क्या उनके प्रशिक्षुओं को बचाने के उनके प्रयास ने उन्हें अप्रचलित बना दिया था, इसलिए वे अपने कार्यालयों में वापस चले गए? सम्राट, हमारे पास आपके लिए एक अपडेट है। उत्तरी दिशा की ओर कमांडर जा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने आप उम्मीद कर सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की दीवारें हमारी उच्च रैंक क्षमता पर दबाव डाल रही हैं। तबीथा ने काल को सूचित किया। वह संदेश के पीछे गंभीर स्वर को समझ सकता था, भले ही वह पाठ के रूप में दिखाई दे रहा था। सैनिकों के लिए पत्थरों पर एक नज़र जो उसके युद्ध के मोर्चे का हिस्सा नहीं थे, जिन्हें उसने केवल हॉक के संदेशों से अपडेट किया था और अग्रेषित किया था, काल को दिखाया कि चीजें वास्तव में इतनी खराब थीं। पश्चिमी मोर्चे पर कमांडर रैंक से ऊपर लगभग 6000 दिग्गज थे और इससे निपटने के लिए शहर के अधिकांश उच्च रैंक वाले कुलीनों की जरूरत थी। जबकि पूर्वी दीवार पर वे एक राक्षस सेना द्वारा घेरे हुए थे जिसकी सहायता फ्रॉस्ट जायंट्स कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें हर कमांडर के नेतृत्व वाली आरोही टीम की आवश्यकता होगी जो उन्हें मिल सकती है। हमारा तोपखाना कैसा दिख रहा है? काल ने पूछा। पॉइंट डिफेंस के लिए शहर में केवल 40 इकाइयां तैनात हैं। तबीथा ने सरलता से उत्तर दिया। आप जो भी बचा सकते हैं हम उसी से काम चला लेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तरी किनारे पर एक बड़े क्षेत्र का जादू सक्रिय कर दूंगी। जो करना है करो। अगर वे आपके कार्यों का विरोध करने के लिए किसी चुनौतीकर्ता को भेजते हैं तो आप उससे वैसे ही निपटे जैसा आप उचित समझें। काल के लिए ये काफ़ी कारगर रहा। अरे रेमी, आप आरोही रैंक पर थंडरस्टॉर्म को कितना बड़ा बना सकते हैं? हमें सब कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि हमारे पास कम रैंक वाले जादूगरों के लिए एक विशाल जादू पर एक साथ काम करने का एक तरीका है। काल ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं इसे उच्च आरोही बनाता हूं तो ये 5% से कम शक्ति उत्पादन है। मैं इसे इतना फैला सकता हूं कि यह लगभग एक प्राकृतिक तूफान जैसा दिखाई दे। रैमी सहमत हो गई। ऐसा करो, लेकिन जब तुम ऐसा करो तो अपने स्थान पर रहो ताकि दुश्मन इसे उसके स्रोत तक वापस न ले जा सके। मैंने अतीत में देखा है कि दूसरों को अंतरिक्ष से मंत्रों के स्रोत को खोजने में कठिनाई होती है जब तक कि वे हमारे स्थान से स्पष्ट रूप से निकल नहीं रहे हों। अध्याय 654 बारिश करवाओ। रैमी ने शहर के उत्तरी हिस्से के आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए अपना मंत्र तैयार किया जिसमें पौधों को नष्ट न करने पर विशेष ध्यान दिया गया। उनमें से अधिकांश को पहले ही यात्रा करने वाली सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अगर कुछ भी बचाया जा सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा। अन्य पक्ष शायद ही आरोही रैंक थंडरस्टॉर्म मंत्र को नोटिस करेंगे, लेकिन एक ही समय में शहर के पूरे उत्तरी हिस्से पर बनने के साथ यह अधिक ऐसा लगेगा जैसे इसे दीवारों के भीतर से डाला गया था जहां वे आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते थे। मंत्र को रखने की यांत्रिकी के लिए रैमी हॉक की मानसिक कल्पना पर निर्भर थी, लेकिन वह काफ़ी हद तक निश्चित थी कि उसे पता था कि क्या करना है, और भले ही शहर पर बारिश हो लेकिन इससे इमारतों या मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थंडरस्टॉर्म को सक्रिय रखना भी काफ़ी आसान था क्योंकि यह चैनल किया गया था और इसकी बहुत बड़ी अग्रिम लागत नहीं थी।
रैमी इसे तब तक जारी रख सकती थी जब तक कि जायंट्स के शमन इसे खत्म नहीं कर देते। उसके पास जो लाभ था वह यह था कि जबकि मंत्र का उपयोग न्यूनतम क्षति आउटपुट के साथ किया जा रहा था, कम लागत के कारण उसके लिए उन खंडों को सक्रिय रखना आसान हो जाता था जिन्हें सक्रिय रूप से खत्म नहीं किया जा रहा था। अधिकांश कलाकारों की तुलना में नागा क्वीन के पास उत्कृष्ट तत्व नियंत्रण था और एक केंद्रित डिस्पेल प्रभाव पूरे मंत्र को ध्वस्त नहीं करेगा। इससे उन्हें यह विचार बेचने में मदद मिलेगी कि यह शहर के अंदर के शमन थे जो मौसम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अगर वे शहर में होते तो युद्ध समाप्त होने तक तूफान को रोकना लगभग असंभव होता और दुश्मन को इससे निपटने के लिए काम करना पड़ता या अपने सैनिकों को घायल अवस्था में युद्ध में भेजना पड़ता। दूसरा मामला अधिक संभावित था क्योंकि जायंट्स को वास्तव में अपने सहयोगियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, खासकर उत्तरी साइड पर कमज़ोर लोगों की, जिन्हें वे अंतिम आक्रमण बल के आने से पहले कैपिटल सिटी को नर्म करने के लिए खुशी खुशी बलिदान कर देंगे। ऊपर बादल छाने लगे और जैसे ही वाइड एरिया मंत्र प्रभावी हुआ वे काले होने लगे। पहले तो रैमी को किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और भीड़ को आगे ले जाने वाले जायंट्स को लगा कि यह एक संकेत था कि वे सही रास्ते पर थे, क्योंकि हॉक रिपोर्ट कर रहा था कि उनमें से कुछ जश्न मना रहे थे। उन्हें एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ा। जब बिजली की पहली चमक गिरी तो दिग्गजों ने उन पर हंसते हुए कहा, कुछ आरोही रैंक बिजली की लकीरों की परवाह नहीं की। जब बारिश शुरू हुई तब भी वे ज्यादातर बेफिक्र थे। सैनिक बारिश में मार्च कर सकते थे और खराब मौसम उन्हें आज राजधानी को गिराने से नहीं रोक सकता था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि बारिश ही उनके गिया और आपूर्ति को खा रही है और बिजली राजधानी क्षेत्र के उत्तर में पहाड़ियों में फैल रही है, शहर के इस तरफ 1 दर्जन किलोमीटर की जमीन को कवर कर रही है, तो वे चिंतित होने लगे। ये प्रभावशाली है। मुझे नहीं लगा कि आपके पास इतना कवरेज है। काल ने बधाई दी। मैं सभी से ऊर्जा उधार ले रहा हूं क्योंकि हम लड़ नहीं रहे हैं। बस इतना कि हम सभी उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं, रैमी ने समझाया। काल को यह भी नहीं पता था कि यह एक विकल्प था। वह नहीं जानता था कि क्षमताओं का उपयोग करने के लिए टीम से सीधे ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए। शायद ये रैमी की एक विशेष क्षमता थी। शहर के उत्तरी भाग में, जहां दिग्गजों के कमजोर सहयोगी हमला कर रहे थे, आने वाले राक्षसों के लिए स्थिति भयावह होती जा रही थी। ज्यादातर इलाका नदी घाटी से शहर की ओर ऊपर की ओर ढलान वाला था, जिसका मतलब था कि उन्हें रक्षकों तक पहुंचने के लिए आंधी में कीचड़ भरी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो रही थी। बारिश उनके कपड़ों और खालों को जला रही थी, जिससे घाव और छाले हो रहे थे जो जल्दी ही गहरे घावों में बदल रहे थे। उन्होंने जो सबसे अच्छा किया वह कपड़े से खुद को बचाना था। अगर वे कपड़े को नहीं छू रहे थे तो बारिश उसे नहीं खाएगी। लेकिन हर बार जब उन्होंने कोशिश की तो बिजली ने उन्हें ढूंढने का एक अनोखा तरीका निकाला। इसके विपरीत काल ने जल्दबाजी में कमांड टैंक में जाने का फैसला किया, जिसके दोनों तरफ से घेरा बना हुआ था ताकि वे सेना को काम करते हुए देख सकें, लेकिन फिर भी सूखे रहें। ये पूरी तरह से काम कर गया। राय ने अपने लोगों के लिए धरती के जादू और रेशम से एक आश्रय बनाया था, जबकि थोर ने एक बड़ा छत्र प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसे परिवार समुद्र तट पर दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह टेसा और कमांड टेबल को इससे आश्रय दे रहा था, जबकि सैनिक काल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तंबू के समान एक तंबू बनाने का काम कर रहे थे। उन सभी में से दाना के पास सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों था। लोट्स के जीवन के वृक्ष की बड़ी शाखाओं ने उन्हें बारिश से बचाया, लेकिन लोट्स को नियमित रूप से याद दिलाना पड़ता था कि बारिश में नृत्य न करें, अन्यथा उसके नीचे सभी भीग जाएंगे। दाना को जल्द ही एक तंबू लेना होगा। सम्राट, हमारे पास लाइन के लिए आपूर्ति है। काल के पीछे से किसी ने चिल्लाया। प्राप्त करने का क्षेत्र आपके बाईं ओर है सर, वे आर्कबिशप द्वारा भेजे गए विशेष उपकरण हैं, आवाज ने उत्तर दिया, और काल ने चर्च के एक युवा अनुचर को देखा जो बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके पास निरीक्षण करने के लिए एक लकड़ी का बक्सा था। आइस क्लीट्स एक साइज बॉक्स पर लिखा था। यह एक शानदार विचार था। कितने हैं? काल ने पूछा। उन्हें उत्तर में सभी 4 स्टेशनों पर भेजा गया था। उनमें से एक पूरा ट्रक लोड है, सहायक ने समझाया। उन्हें अग्रिम पंक्तियों में वितरित करें। दूसरा रैंक उन्हें पहन सकता है, फिर आगे घूम सकता है। अधिकारी, आदेश पारित करें, काल ने जोर दिया। डैनी मैकेंजी ने उसे देखकर मुस्कुराया। कीचड़ में उन्हें बेहतर पकड़ देने के लिए आइस क्लीट्स। ऐसा लगता है कि दृष्टा आपकी रणनीति को स्वीकार करते हैं। काल ने सिर हिलाया। काश मैंने इसके बारे में सोचा होता। यह एक शानदार रणनीति है। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं फ्रॉस्ट जायंट फ्रंट पर था तो क्या वे उपलब्ध थे। हम हमेशा स्काउट थे और कभी लाइनों पर नहीं थे, इसलिए मुझे कभी भी आपूर्ति कक्षों की जांच करने का मौका नहीं मिला। डैनी ने कंधे उचका दिए। वे उपलब्ध थे, लेकिन किसी ने वास्तव में उनका उपयोग नहीं किया। इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर लाइन पकड़े रहने के कारण जमीन पहले ही उखड़ चुकी थी और ट्रैक्शन अच्छा था। हमें वास्तव में लड़ाई के बाद पकड़ने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। काल मुस्कुराया।
क्या आपके बाकी भाई बहन यहाँ हैं? डैनी ने अपना सिर हिलाया। डॉनी पेड़ के पास है, लेकिन बॉब और डग अभी हिल जायंट लाइनों पर हैं। आपने कहा कि वे उनमें से कुछ को वापस बुला रहे हैं, इसलिए हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे राजधानी में तैनात नहीं थे। अध्याय 655 बारिश में लड़ाई। काल ने युद्ध जारी रहने तक प्रतीक्षा की और दिग्गजों ने रैमी के तूफान से छुटकारा पाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे रक्षकों से आगे निकलने के बाद दीवारों पर हमला करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा बचा रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं था, काल को एहसास हुआ। वे अपने शमनों का भेष बदल रहे थे। अगर वे खुद को पीछे की पंक्तियों में अन्य दिग्गजों से अलग दिखाते तो वे खुद को हत्या का लक्ष्य बना लेते। दिग्गजों के पास केवल एक प्रकार का काष्ठ था। उनके पास अलग अलग पादरी, जादूगर और शमन नहीं थे। इसलिए अगर वे शमनों को जल्दी खो देते तो दीवारों पर पहुंचने और असली घेराबंदी शुरू होने के बाद वे गंभीर खतरे में पड़ जाते। डैनी काल की ओर झुकी और फुसफुसाकर एक सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह किस वजह से हुआ? राजधानी पर पूरा हमला क्यों? अभी क्यों? और 6 महीने और हम बहुत कमज़ोर हो जाते। काल ने उसे संदेश भेजने से पहले आंख मारी और अपना सिर थपथपाया। ज़रूरी नहीं, उनके पास पूरे कैपिटल में जासूस हैं जो हमारे हर काम पर रिपोर्ट करते हैं। एलीट के अगले आगमन में सिस्टम लिंक्ड आइटम के साथ जागृति शामिल होगी और हमें उम्मीद है कि सफलता दर 30% से अधिक होगी। मैं 2 दिनों में नए एलीट के एक समूह को कॉमन से जागृत करने में भी कामयाब रहा। वे कुछ समय के लिए वहां रहेंगे क्योंकि वे समायोजित हो रहे हैं, लेकिन जायंट्स को नहीं पता कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके स्काउट्स ने उन्हें बताया होगा कि हमने जागृति और उन्नति या उसके करीब कुछ करने का एक तरीका खोज लिया है। लेकिन जब हमने पहली बार उनसे लड़ाई की तो उन्होंने कहा कि वे हमसे सिस्टम आइटम ले लेंगे और चर्च को कुचल देंगे। उन्हें लगता है कि हमारे पास शहर में सिस्टम स्टोन्स के बराबर है। डैनी ने जब ये सब समझा तो एक संक्षिप्त विराम था, फिर काल को एक संदेश मिला। पवित्र दीवार का पाठ, ये सुविधा अद्भुत है। जब आपने मुझे संदेश भेजा तो मेरा सक्रिय हो गया, इसलिए हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता था। ये बहुमूल्य जानकारी थी। एक विराम था और फिर जादूगर ने उसे एक और निजी संदेश भेजा। क्या होगा अगर वे जिस वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं वह परीक्षण मंदिर है? मैंने सुना है कि यह हाल ही में बदल गया है और नए पादरी पहले से कहीं अधिक तेजी से और मजबूती से जाग रहे हैं। अगर मैंने सुना है तो जो कोई भी जासूसी कर रहा है उसने ज़रूर किया है। ये बहुत समझ में आता है। दिग्गजों को शायद यह नहीं पता था कि मंदिर केवल पादरी को जगा रहा था, भले ही उन्हें अन्य वर्गों के लाभ के लिए लोगों को भेजने में सफलता मिली हो। लेकिन जासूसों के कितने जुड़े होने के आधार पर दिग्गजों को यह भी पता हो सकता है कि यह कमांडरों को उन्नत वर्ग देने के लिए काम करता है, जो उन्हें काम करने के लिए कौशल का एक नया सेट देगा। ठीक है, हम इसे आर्कबिशप का मुद्दा मान सकते हैं। मैं इसे अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करूंगा। डैनी जोर से हंसे, फिर चर्चा के गोपनीय भाग को समाप्त करते ही बोलना शुरू कर दिया। तुम अपनी अगली रिपोर्ट के बारे में सोच रही हो, लेकिन हम लड़ाई के बीच में हैं। इतना समर्पण, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पूछताछ करता नहीं हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। काल ने ठहाका लगाया। मुझे यकीन है कि सिस्टर आय को बुरा नहीं लगेगा। पूछताछ करता अधिपति न्याल उसे लोगों को चाकू मारने देता है। डैनी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। सोचना कि हमारी प्यारी मकड़ी दोस्त अब एक सम्राट है। वह कितनी बदल गई है। वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं। उसकी शक्ल कमांडर के समय जैसी ही है। वह बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब वह एक मानव रूप में बदलने का हुनर जानती है। उसके हुनर में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है, लेकिन ये बाद में चर्चा के लिए है। आपूर्ति समूह में रूपांतरित दिग्गज हो सकते हैं। मैं निजी तौर पर विवरण दूंगा। काल ने चेतावनी दी। दुश्मन को अपनी टीम के विस्तृत हुनर पहले से बता देना ठीक नहीं होगा। राय की मानसिक आवाज ने काल की सोच को बाधित किया। ओह, मैं जीत गई। उन्होंने मुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने के लिए किसी को भेजा है। एक 18 मैच सम्राट। वह खुशी से झूम उठी। क्या आपके पास यह है? काल ने पूछा। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, फिर राय ने गाना शुरू कर दिया। मेरे पास नारियल का एक प्यारा गुच्छा है। वे एक पंक्ति में लटके हुए हैं। काल एक सेकंड के लिए हैरान रह गया जब तक कि उसे ओफेलिया से एक संदेश नहीं मिला। क्या तुम सैनिकों को डराने के बारे में राय से बात कर सकते हो? वह लाइन के पीछे 18 के टुकड़ों को भालों पर सजा रही है। राय, ये कला प्रदर्शनी के लिए जगह नहीं है। तुम इंसानों को डरा रही हो। सिर भर। ठीक है, तुम सिर ऊपर रख सकती हो, लेकिन कृपया अपना खाना सार्वजनिक रूप से न सुखाओ। ओफेलिया ने कुछ सेकंड बाद मैसेज किया। धन्यवाद, ये बहुत बेहतर है। फिर थोर के पास एक अपडेट था। मुझे भी एक मिला, एक सम्राट रैंक वाला ओवरलॉर्ड। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्या तुम्हें यह मिल गया है? काल ने दोबारा जांच की, जैसा उसने राय के लिए किया था। मेरे पास कुछ आक्रमण कौशल हैं और तुम्हारे सभी बफ हैं। मैं बिना सिरों में बदले भी किसी मूर्ख ओगर को हरा सकता हूँ। ऊपर हॉक हंस रहा था।
भाई थोर क्या कर रहा है? वह मानव रूप में एक ओगर लॉर्ड को चुनौती दे रहा है। ओह, वह इस तरह से ग्रेविटी स्लैम का उपयोग कर सकता है और ब्लेड पर अनंत बिजली का। ये बहुत अच्छा काम करता है। आप चूक रहे हैं। ओगर लॉर्ड अपने पैरों पर वापस लुढ़क गया। इस अजीब पैलाडिन से एक ढाल स्लैम द्वारा गिराए जाने के बाद एक हाथ से खून बह रहा था। वह स्पष्ट रूप से बड़ा था और उसे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन पैलाडिन ने उसे एक बच्चे की तरह जमीन पर फेंक दिया था। उसका अभिमान इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। ओगर लॉर्ड ने थोर के ब्लेड को रोक दिया, लेकिन असली हमला ढाल के किनारे से था जो लॉर्ड की पसलियों में जा लगा। क्रशिंग ब्लो और शैटत सक्रिय हो गए, जिससे उसके शरीर में कंपन होने लगा, जिससे ओगर लॉर्ड खून थूकने लगा। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। वे दोनों सम्राट थे। ये बेवकूफ़ पैलाडिन एक ओगर से इतना अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? थोर ने क्रूरता को सक्रिय किया, जिससे उसकी ऊंचाई 2 मीटर से बढ़कर 3 मीटर हो गई। इससे वह ओग्रे लॉर्ड के सामने आ गया, जिसने सहज रूप से खुद को थोर की पहुंच के किनारे पर लाने के लिए एक कदम पीछे हट गया। उसके पैर की एक ठोकर ने भूकंप को सक्रिय किया और ओग्रे लॉर्ड लड़खड़ा गया, बाईं ओर झुक गया जहां थोर का ब्लेड आ रहा था। उसके हाथ के एक मोड़ ने वार को रोक दिया, लेकिन थोर अपनी ढाल के साथ आगे बढ़ रहा था। एक पूरी तरह से बफ किए गए ग्रेविटी स्लैम ने ओग्रे लॉर्ड के शरीर को चपटा कर दिया और उसके कवच को विकृत कर दिया, फिर उसे 1 दर्जन मीटर पीछे की ओर अपनी सेना में उड़ा दिया। कुछ सेकंड के लिए बारिश की खामोश धार को छोड़कर सब कुछ जम गया। फिर ओग्रे लॉर्ड ने एक घरघराहट वाली सांस ली और अपने कवच के जोड़ों के चारों ओर खून जमा होने के साथ गिर गया। थोर ने अपना द्वंद्व जीत लिया था। नाइट खेलना मजेदार है, हमें इसे अधिक बार करना चाहिए। अध्याय 656 नियाल की सफाई दिनचर्या। जबकि काल उत्तरी रक्षा लाइनों पर व्यस्त था, नियाल शहर के भीतर व्यस्त था। दिग्गजों के दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे यथासंभव जासूसों को ढूंढना था। यह उनके लिए अराजकता पैदा करने, झूठे आदेश देने और आपूर्ति लाइनों के भीतर परेशानी शुरू करने का स्वाभाविक समय होगा। ट्रकों पर हुई घटना के साथ उसने उन्हें पता लगाने की तरकीब खोज ली थी। वह आमतौर पर उनके भेस को नहीं देख सकता था, जो एक टोटेम रैंक भेस आइटम द्वारा बनाया गया प्रतीत होता था। लेकिन एक बार जब वह उनमें से एक पर अपना हाथ रख लेता, तो वह दूसरों के भेस वाले रूप को स्पष्ट रूप से देख सकता था। शैडो मेल सक्रिय होने के साथ वह सड़कों पर दौड़ता हुआ उस आबादी के लिए अदृश्य हो गया जिसकी वह रक्षा कर रहा था। फिर एक सबसे भयानक दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। 3 जनरल पश्चिमी लाइनों की तैनाती की योजना बना रहे थे और वे तीनों ही भेस वाले टाइटन घुसपैठिए थे। वे इस पूरे समय सैनिकों को तैनात कर रहे थे। आर्कबिशप ये जानकर बहुत दुखी होने वाला था कि उनके कई भरोसेमंद नेता वास्तव में जासूस थे। जब पूछताछ करने वाला हमला करने वाला था, तो एक सूक्ष्म अंतर ने उसका ध्यान खींचा। उनमें से एक बिल्कुल भी प्रचंड टाइटन नहीं था। जादू उतना अच्छा नहीं था और वह इसके माध्यम से जो शक्ति महसूस कर सकता था वह एक जानवर की थी। तो संभवतः एक प्रचंड जासूस, लेकिन संभवतः आज का दुश्मन नहीं। नियाल ने दिव्य जानवर राष्ट्र जासूस के बारे में मन ही मन नोट कर लिया और फिर 2 घात उन्नत फेंकने वाले चाकू को अन्य 2 की खोपड़ी के आधार पर लॉन्च किया। एक पल के लिए उसने जीवित जनरल को उसे देखने दिया, क्योंकि वह शवों को इकट्ठा कर रहा था ताकि वह अलार्म न बजाए। लेकिन मृत टाइटन्स पहले से ही अपने प्राकृतिक आकार में वापस बदल रहे थे और यह उसके लिए समझने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उन्नत छाया कदम के त्वरित सक्रियण के साथ शवों को पूछताछ भवन में जमा कर दिया गया और नियाल अपना काम जारी रखने के लिए वापस आ गया। पश्चिमी रेखाओं पर रक्षकों की स्थिति के साथ, जो कि अधिकतर दुश्मन द्वारा आदेशित थी, बहुत कुछ करना था। जनरल, मैं पश्चिमी रेखाओं की पूरी तरह से पुनः तैनाती चाहता हूं। दुश्मन को हमारी संपत्तियों का स्थान पता है। अपने भंडार को खंगालें और कुछ रणनीतिक संपत्तियों को बाहर निकालें। अगले हमले से पहले ये किया जाना चाहिए, उन्होंने घातस्थल पर वापस आते हुए समझाया। फिर वह फिर से शिकार पर निकल गया। यह अफसोस की बात थी कि उसके साथ सिस्टर आय नहीं थी। उसे ये खेल बहुत पसंद आएगा। कैथेड्रल के भीतर युद्ध कक्ष में एक मेज के चारों ओर बैठे आर्कबिशप और उनके सलाहकार युद्ध के मैदान में हो रहे द्वंद्वों के बारे में स्क्रियस के अनुमानों को देख रहे थे। उत्तर अच्छी तरह से पकड़ रहा था, लेकिन पश्चिम में चैंपियन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था और वहां की रेखाएं 2 अधिपतियों के खो जाने और उनके शवों को दिग्गजों द्वारा ले लिए जाने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर हो रही थीं। आपका परम पावन दृष्टिकोण बदल रहे हैं। किसी ने पश्चिमी मोर्चे पर बाधाओं को हमारे पक्ष में बदल दिया है। मैं नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं कमांड ग्रुप को देखता हूं तो 3 में से 2 जनरल बदल गए हैं, एक दृष्टा ने समझाया। समझ गया, ये इंक्विजिशन का काम होना चाहिए। क्या हमें वह मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश है? यह मंदिर नहीं हो सकता। माउंटेन जायंट ग्रेट सेज को पहले से ही इस बदलाव के बारे में पता था। इसलिए जो कोई भी उनकी मृत्यु के बाद उनसे पदभार ग्रहण करेगा, उसे भी पता होना चाहिए। आर्कबिशप ने अपने सलाहकारों से पूछा। नहीं परम पावन,
हम अपने पास मौजूद हर कौशल के साथ शहर की खोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पवित्र अवशेष नहीं है जिसका हमने पहले से पता नहीं लगाया हो। बूढ़े आदमी ने आह भरी। भाग्य क्या कहता है? आर्कबिशप के बाईं ओर एक बूढ़े पादरी ने आह भरी। भाग्य एक उलझी हुई उलझन है। कई नायक बनाए जाएंगे और आज कई नाम शर्मसार होंगे, लेकिन दूसरों से ऊपर एक स्पष्ट उलझन है जो देवताओं की कृपा से चमक रही है। समूह का सबसे करीबी सदस्य यहीं हमारे साथ है। अधिपति तबीथा, साथ ही अहमद, नियाल, ओथेलो और बीस्ट मास्टर की टीम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि हमारे भाग्य को प्रभावित करने के लिए वे जो कुछ करने जा रहे थे वह पहले ही हो चुका है, लेकिन उनका प्रभुत्व बताता है कि उनके लिए कुछ और करने को होगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर एक साथ। तबीथा को संदेह था कि इस कठिन परीक्षा में उसका हिस्सा समाप्त हो चुका था, क्योंकि उसे उस कमीने जिज्ञासु ने उत्तरी मोर्चे का संपर्क अधिकारी बनने के लिए धोखा दिया था। यह एकमात्र ऐसा मोर्चा था जिसके साथ उनका विश्वसनीय संचार था। लेकिन एक बार जब उसने सिस्टम फंक्शन तक पहुंच प्राप्त कर ली, तबीथा ने ओथेलो को पूर्वी मोर्चे पर वही करने के लिए भेजा जो काल उत्तर में कर रहा था। अहमद अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन उसे जल्द ही तैयार हो जाना चाहिए और फिर वह पश्चिमी दीवार की ओर जा सकता था और कैथेड्रल से आदेश और खुफिया जानकारी रिले कर सकता था। काल के स्टेशन पर एक गर्वित हिल जायंट रैंकों के माध्यम से मार्च कर रहा था। 4 होप गोब्लिन उसके सिर पर एक तिरपाल पकड़े हुए थे जिससे वह बारिश से बच सके। ये स्पष्ट था कि उसे चुनौती देने का मौका मिलने वाला था और काल आगे की पंक्ति में चला गया था, जहां युद्ध उसके चारों ओर विभाजित हो गया था क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा कर रहा था। जायंट लाइन से 50 मीटर दूर रुक गया, फिर एक हाथ उठाया और एक पोर्टल खुल गया। 15 मीटर लंबा, 4 भुजाओं वाला राक्षसी टाइटन बाहर आया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह चीज कम से कम टोटेम रैंक वाला विशालकाय था और संभवतः माउंटेन जायंट्स का नया नेता था। एक साथ उत्तरी मोर्चे पर पूरी विशालकाय सेना नए आगमन का सामना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गई, यहां तक कि जो लोग युद्ध में थे वे भी घुटने टेकने के लिए पीछे हट गए। विशालकाय ने काल को घूर कर देखा, जिसने बिना पलक झपकाए उसकी ऊर्जा का जवाब दिया। ये लड़ाई शायद आधे सेकंड तक ही चले, लेकिन उसे अपनी अपरिहार्य मृत्यु से पहले खुद को शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम, टाइटन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। मैं, काल ने सहमति जताई, इस बात से पूरी तरह हैरान कि यह प्राणी उसे कैसे जान सकता है। जब तक कि यह कोई दृष्टि न हो जो उसकी पहचान को प्रकट करती हो, काल को पूरी तरह से यकीन था कि वे पहले कभी नहीं मिले थे। 10,000 साल पहले भी नहीं। विशालकाय कुछ कहने ही वाला था जब काल के पीछे एक द्वार खुला और सफ़ेद बालों और सफ़ेद शल्क वाले कानों वाली एक छोटी लड़की अंदर आई। बिशप मिस्टी, काल ने उसका अभिवादन किया, फिर रुक गया और दूसरी आकृति के पोर्टल से बाहर निकलते ही दोबारा देखा। काल ने खुद को देखा, 5 मीटर लंबा और शक्ति बिखेरता हुआ। उसके कंधे पर कैरा का एक भूरा संस्करण बैठा था। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कुराहट थी जो उसके थूथन पर एक निशान और उसके फर में भूरे रंग के कारण खींची हुई थी। उसके हेलमेट पर छज्जा नीचे था और उसका कैरा इस आदमी के कंधे पर मौजूद कैरा से छोटा था, लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसा था जिसे काल सिर्फ उसकी आभा से पहचान सकता था तो वह खुद था। अध्याय 657 टाइटैनिक चुनौती। कोई भी निश्चित नहीं था कि क्या करना है क्योंकि दोनों शक्तिशाली एक दूसरे को घूर रहे थे। आकार में बहुत अंतर था, लेकिन वे जो शक्ति विकीर्ण कर रहे थे वह रेमी के थंडरस्टॉर्म को हिला रही थी और उन्होंने अभी तक एक कौशल का उपयोग भी नहीं किया था। बहुत देर हो चुकी है, दूसरे काल ने टाइटन को घूरते हुए घोषणा की, जिसने उसे घूरते हुए जमीन पर थूक दिया। कभी भी देर नहीं होती, विशालकाय ने घोषणा की और शक्ति के साथ उछालना शुरू कर दिया। क्षेत्र से मैना को अपने अंदर खींच लिया। आसमान साफ हो गया, हर बाधा ढह गई और यहां तक कि शहर की दीवारों पर लगी बाधाएं भी उसकी शक्ति के नीचे गिर गईं। आर्कबिशप की शक्ति इस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन दूसरे काल और बिशप मिस्टी बेफिक्र दिखे क्योंकि रूपांतरित टेम्पोरल ड्रैगन ने अपना हाथ हिलाया। चलो इसे वापस घर ले चलते हैं। आप जानते हैं कि उन चीजों में दखल नहीं देना चाहिए जो होनी चाहिए। ड्रैगन ने जोर दिया क्योंकि हवा में सफेद कोहरा भर गया था। नहीं, टाइटन चिल्लाया जैसे ही बिजली का एक काला बोल्ट उसके हाथ से उसके दुश्मन की ओर दौड़ा। दूसरे काल ने लापरवाही से उस बिजली के बोल्ट को दूर फेंक दिया जो टोटेम को एक झटके से नष्ट कर सकता था। बिजली आसमान में चली गई और नजरों से ओझल हो गई। फिर कोहरा उन पर छा गया और तीनों चले गए। काल लड़खड़ा गया क्योंकि दुनिया बदल गई थी। सारा मैना ले लिया गया था, उस पागल कौशल के लिए इस्तेमाल किया गया था और रॉयल रैंक के तहत हर कोई बेहोश था, खुद का बचाव करने में असमर्थ था। सम्राट रैंक वाला विशालकाय जो पोर्टल खोलने आया था, उसने बस एक सेकंड के लिए काल को देखा, फिर जो उसका एकमात्र मौका हो सकता था उसका फायदा उठाया और हमला कर दिया। अपने स्थान के भीतर से मैनाड्रेन से आश्रय लेकर रैमी ने उस पर चेन लाइटनिंग प्रवाहित की, एक स्थिर धारा जिसने विशालकाय के शरीर को भून दिया। जबकि वह हिल रहा था, धातु के कवच के माध्यम से बहने वाली इतनी अधिक बिजली के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जमीन से लटका हुआ था।
विशालकाय का शरीर ढह गया, झुलसी हुई भूसी से ज्यादा कुछ नहीं, और रैमी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसके लिए बहुत ताकत की जरूरत थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी, और शक्तिशाली कवच के कारण उसका कवच कमजोर हो गया था, इसलिए हमला काफी संतोषजनक था। हॉक ने खुद को जमीन से उठाया और अपने पंखों से मिट्टी झाड़ दी। वह घटना से कई किलोमीटर दूर था, और फिर भी उसके प्रभाव ने उसे आसमान से गिरा दिया था। लेकिन यहाँ से वह सबसे अद्भुत दृश्य देख सकता था। आसमान में चमकदार खजाने थे। आग की एक धार के साथ वह उन्हें लेने गया, इससे पहले कि कोई और अच्छी चीज़ों तक पहुंच पाता। टाइटन का हमला इसी जगह से होकर गुजरा होगा, और जो भी मंत्र खजाने की रक्षा कर रहे थे वे टूट गए थे, जिससे चमकदार चीज़ आसमान से गिर गई। वह झपट्टा मारकर करीब आया, जैसे ही चारों ओर द्वार खुले और हमले होने लगे। लेकिन वे सभी उसे चुनौती देने के लिए बहुत धीमे और मूर्ख थे। हॉक ने आइटम को अपने स्थान पर खींच लिया, फिर उस क्षेत्र से गायब हो गया क्योंकि वह अपने खजाने की जांच करने के लिए घर की ओर चल पड़ा। वह बॉक्स को पाने में कामयाब नहीं हुआ था। हमलावरों ने इसे खतरे से ढक दिया था, लेकिन ये पहले से ही खुला था और हॉक बस जो कुछ भी अंदर था उसे लेने के लिए खुश था। ये जितना निराशाजनक हो सकता है, ये पवित्र शक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण छोटा ड्रैगन स्केल था। यह एक अच्छा भी नहीं था, ये टूटा हुआ था और सुस्त था, और इसकी अधिकांश शक्ति समाप्त हो गई थी। वह इसे किसी भी तरह से रख रहा था। अगर कोई इसे चुराने के लिए उस पर हमला करने को तैयार था, तो इसका मतलब ये था कि उसे अभी तक नहीं पता था कि यह वास्तव में कितना अच्छा है। इसलिए वह इसे अपने अन्य खजानों के साथ तब तक छिपा कर रखेगा जब तक कि उसे जवाब न मिल जाए। अच्छा काम सभी। स्थिति रिपोर्ट। हमारे शावक कैसे हैं? क्या कोई घायल हुआ? काल ने पूछा। मेरी बच्ची दुष्ट अच्छी है। वह पहले से ही जाग रही है और सुसंगत है। ओफेलिया थकी हुई लग रही है, लेकिन थोर का बैरियर पहले ही वापस आ चुका है। राय ने सहमति जताई। अन्य लोग भी जाग रहे हैं। लॉर्ड स्ट्री ने हमारे आसपास के सभी लोगों को जल्दी से ठीक कर दिया है। कैरा ने सहमति जताई। मैंने अपनी टीम की रक्षा की। टेसा जाने के लिए तैयार है, थोर ने गर्व से कहा। आधे सेकंड बाद ओवरलॉर्ड न्याल काल के बगल में था, ब्लेड बाहर निकालकर खतरे की तलाश कर रहा था। आराम करो, वे पहले ही चले गए हैं। बिशप मिस्टी, टेम्पोरल ड्रैगन ने उन्हें लड़ने के लिए समय के माध्यम से फेंक दिया। काल ने समझाया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। साक्षात्कार किए गए बंदियों से मिली हमारी रिपोर्ट कहती है कि टाइटन्स को लगा कि उन्होंने मूल सिस्टम स्टोन्स का एक टुकड़ा ढूंढ लिया है, लेकिन बॉक्स खुला और खाली था। मैं ऐसे संकेतों की तलाश कर रहा हूं कि शायद इसे यहां लड़ रहे 3 प्राणियों में से किसी एक ने चुराया हो। अगर उस संदूक में वाकई कोई बचा हुआ टुकड़ा था और हमले ने उसे नष्ट कर दिया, तो सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। वे मेरा खजाना नहीं ले सकते। हॉक ने मुंह बनाया। काल ने पूछताछकर्ता पर भौहें से कुढ़ीं। यहाँ निश्चित रूप से सिस्टम स्टोन्स का कोई निशान नहीं है, न ही संदूक या उसमें क्या था। मुझे लगता है कि पोर्टल आने से पहले ही यह गायब हो चुका था। नियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन जान ले कि जब तक हम उस कथन की पुष्टि नहीं कर लेते, मैं आप पर नजर रख रहा हूं। उसने काल की ईमानदारी पर भरोसा न करते हुए सिस्टम संदेश के रूप में भेजा। वे दोस्त थे, लेकिन जब दिव्य अवशेष को गुप्त रखने की कोशिश करने की बात आई, तो चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। लॉटरी विजेताओं को तब बहुत परेशानी होती थी जब लोगों को उनके टिकट के बारे में पता चलता था और वह बस थोड़े से पैसे थे। अगर मेरे पास इतनी शक्ति वाली कोई चीज़ होती, तो शायद अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा आगंतुक होते, है न? काल ने मजाक किया। नियाल इतनी आसानी से बहक नहीं गया। आइटम गायब हो गया था, भले ही महाद्वीप पर हर टोटे में से हथियाने की कोशिश कर रहा था। एक मौका था कि बॉक्स हमेशा खाली रहता था, लेकिन एक जिज्ञासु के रूप में पवित्र अवशेष बरामद होने तक हर संभावना का पता लगाना उसका काम था। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अतीत में कोई भी इसे नहीं खोज सका। अवशेष जमीन पर नहीं था, ये हजारों की संख्या में था, मीटर की ऊंचाई पर एक अलग जगह में छिपा हुआ। आप इसके बीच से उड़ सकते हैं और कभी भी इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकते। यह एक शानदार छिपने की जगह थी, और तार्किक रूप से जब इसे पहली बार रखा गया था, तो इसे खोजने के लिए किसी तरह का सुराग या मार्गदर्शक होना चाहिए था, लेकिन उनके पास मौजूद किसी भी दर्ज इतिहास से पहले ये खो गया था। नियाल ने एक आखिरी संदेश भेजते हुए कंधे उचका दिए। अगर यह मिल जाता है तो हम इसके लिए एक और सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। सवाल यह है कि क्या जायंट्स या कोई और यह पता लगा पाएगा कि हम इसे वापस पाने से पहले ये कहाँ है। अगर उन्हें लगता है कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया है, तो हम ठीक हैं। अगर उन्हें लगता है कि राजधानी में किसी के पास ये हो सकता है, तो सब कुछ बिगड़ने वाला है। जायंट्स और गोल्डन ड्रैगन नेशन की सेनाएं अनिश्चित लग रही थीं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। हर कोई थक गया था और कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि एक्सचेंज में किसने जीत हासिल की। काल ने तबीथा को एक संदेश भेजा।
सभी को बता दे कि नेताओं के बीच एक्सचेंज में हमारी टीम ने जीत हासिल की। मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। फिर काल ने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को संदेश भेजा, एक बार सेनाएं आराम कर लें तो दूसरे हमले की तैयारी करें। यह नहीं कहा जा सकता कि जो सेनाएं घटना को देख सकती थीं, वे युद्ध का किस तरह से जवाब देंगी। अध्याय 658 फिर से संगठित होना। राष्ट्र के सभी शहरों में सलाहकारों और द्रष्टाओं को जकड़ने वाली अराजकता की तुलना में युद्ध के मैदान पर अराजकता कुछ भी नहीं थी। एक संक्षिप्त शानदार क्षण के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े दिव्य खजाने को प्रकट होते देखा था। फिर कुछ ही सेकंड बाद सभी दृश्य समाप्त हो गए। उनके पूर्वाभास गायब हो गए, जैसे कि ट्रिगर कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जब दृष्टा घबराने लगे तो आर्कबिशप और नचेट ने चिंतित भाव से देखा। उनकी सभी क्षमताएं घटना से सक्रिय हो गई थीं, और फिर यह खत्म हो गया, चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या आपको लगता है कि यह रहस्यमय लड़ाकों द्वारा समय के माध्यम से लिया गया हो सकता है? आर्कबिशप ने पूछा। दृष्टाओं ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह सबसे संभावित परिणाम है। हम छिपे हुए पवित्र अवशेष पर हमले में शामिल किसी भी पक्ष की आभा को नहीं पहचानते हैं, लेकिन बिशप मिस्टी मौजूद थे और उन्होंने उस व्यक्ति का पक्ष लिया जो टाइटन नहीं था। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि वह समय के माध्यम से इसे ले जाएगी, लेकिन वर्तमान में उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। दोनों टोटेम ने आह भरी। टेम्पोरल ड्रैगन से निपटना मुश्किल था। आप कभी नहीं जान सकते कि वे वास्तव में क्या जानते थे। उन्हें खुद से चीजें छिपाना पसंद था, ताकि जब ऐसा हो तो उन्हें आश्चर्य हो। एक छोटा सा उपहार जिसने उनके जीवन को दिलचस्प बनाए रखा। नचेट ने भौहें सिकुड़ी। मैं मंदिरों को उस पर नज़र रखने के लिए एक संदेश भेजूंगा ताकि हम उससे पूछ सकें कि वह घटना के बारे में क्या जानती है, लेकिन मुझे दृढ़ता से संदेह है कि वह समय रेखा में बदलाव के बाद जो हम जानते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं जानने वाली है। उसने कैसे और क्यों हस्तक्षेप किया ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम सम्राट काल और उनकी टीम से शुरुआत कर सकते हैं, जिन्हें स्थिति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी करीब होना चाहिए था। ये स्वाभाविक रूप से यह मानकर चल रहा था कि वे युद्ध में बच जाएंगे। बीस्ट मास्टर की टीम के पास वर्ल्ड ड्रैगन की तरह ही किस्मत थी, और वे आक्रामक के सबसे कमज़ोर पक्ष में थे, जिसमें काफ़ी क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता थी। अगर उन्हें दूसरे मोर्चों से मजबूत दुश्मनों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें भड़काने की चिंता नहीं होती, तो वे नचेट और आर्कबिशप ने उनके कौशल के बारे में जो सीखा था उससे वे अपेक्षाकृत आसानी से पूरे उत्तरी भाग को साफ कर सकते थे। राक्षसों को घूरने के कुछ मिनटों के बाद, जब लाइन पर मौजूद सैनिकों ने अपनी सांसें संभाली और आखिरी सैनिकों ने बर्फ के क्लीट्स पहने, तो दूर से सींग बजने लगे जो हमलावर सेना को पीछे हटने का संकेत दे रहे थे। पीछे से शुरू करते हुए वे मुड़े और चले गए, जबकि सामने वाला धीरे धीरे पीछे हट गया। घबराहट में भागना नहीं, बल्कि हताहतों को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई सेनाओं की व्यवस्थित वापसी। वे पहले ही भारी नुकसान उठा चुके थे और पोर्टल्स की ओर वापस चलना उनके गिरे हुए साथियों के शवों के ऊपर से था। लेकिन वे जीवित थे, और आज यही सब मायने रखता था। क्या हम उनका पीछा नहीं कर रहे हैं? डैनी मैकेंजी ने पूछा, जब उन्होंने दुश्मन को पीछे हटते देखा। और अपने सैनिकों को उस कीचड़ भरी पहाड़ी पर भेज दें, जहां उन्हें नदी के किनारे एक अच्छी स्थिति में दुश्मन की लाइन का सामना करना पड़ेगा। नहीं, आज और हताहत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें जाने दें और फिर से संगठित हो जाएं, और हम बाद में उनसे निपट लेंगे। मुझे संदेह है कि उन्होंने जो नुकसान उठाया है वह उन्हें कम से कम कुछ दिनों के लिए अपनी सीमाओं में चुपचाप रहने देगा। काल ने समझाया। उसे नहीं पता था कि शहर के दूसरे हिस्से में क्या हुआ था, लेकिन जो ओवरलॉर्ड पहले उसके साथ थे उन्होंने अपने ओवरलॉर्ड रैंक की हत्याओं से कई शव ले लिए थे, इसलिए माउंटेन जायंट्स कल की तुलना में कम थोड़े कमज़ोर होंगे। ओवरलॉर्ड नियाल ने हंसते हुए कहा, मुझे दिनों के बारे में नहीं पता, लेकिन वे कम से कम एक दिन के लिए रुकेंगे। माउंटेन जायंट्स एक अराजक समूह हैं, और हर कोई उनके साथ युद्ध में जाने के लिए इतना उत्साहित है कि वे जल्द ही सभी को उन्माद में डाल देंगे। उसने डैनी और कमांड समूह के अन्य सदस्यों की ओर अपने सिर से हल्का सा इशारा किया, जो सुनने की सीमा में थे, काल को याद दिलाते हुए कि वह ऐसी बातें न कहे जो सार्वजनिक होनी चाहिए, जैसे कि नेतृत्व में बदलाव, और कैसे फ्रॉस्ट जायंट्स को पहले से ही पता चल गया था कि उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उन बातों को अनकहा ही रहने देना बेहतर था, और उन्हें जानने से यहाँ के अधिकारियों को केवल पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूरी तरह से वफादार हैं। मैकेंजी सिस्टर की अच्छी तरह से जांच की गई थी, और वास्तव में कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि वह कैपिटल सिक्योरिटी में थी। लेकिन बाकी ज़्यादातर या तो रिजर्व सैनिक थे या गैर लड़ाकू अधिकारी जिन्हें रेडियो संचार की कमी की भरपाई के लिए लाइन में लाया गया था। हमें कब तक इंतजार करना होगा, इससे पहले कि मैं पीछे बैठे लोगों को शहर वापस जाने की तैयारी में सामान पैक करने के लिए कह सकूं? काल ने ओवरलॉर्ड नियाल से पूछा, जिन्हें उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों का उनसे ज़्यादा अनुभव था। मुझे सच में नहीं पता। मैं कहता हूं कि हम इसे 30 मिनट दें।
तब तक वे एड्रेनालाइन की ऊंचाई से उतर जाएंगे और उन्हें फिर से स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। इससे सामान को बेहतर तरीके से पैक किया जा सकेगा, नियाल ने सुझाव दिया। उसे पता था कि इसके लिए एक दिशा निर्देश था, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की कि वह क्या था। वह लीग बनने के बाद से ही एक जांच करता था, इसलिए उसे कभी भी निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस उसे इसे आगे बढ़ाना था। कुछ अधिकारी ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे एक सम्राट और एक अधिपति के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं थे, इसलिए वे आधे घंटे तक चुप रहे, जबकि काल चुपचाप नक्शे पर सेना की तैनाती को अपडेट करता रहा, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया और पश्चिम की ओर के सैनिकों में से आखिरी हॉप द्वारा सीमा के करीब पहुंचने की सूचना दी गई। ठीक है, सभी को पैक अप कर लें, लड़ाई खत्म हो गई है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, काल ने घोषणा की। लाइन के नीचे आदेश चिल्लाए गए, लेकिन काल सुन सकता था कि रेडियो फिर से सामान्य संचार बहाल करते हुए जीवन में आ रहे थे। फिर काल की दृष्टि में एक सिस्टम संदेश दिखाई दिया। सिटी डिफेंस सफल, कठिनाई की गणना, पुरस्कारों की गणना, मोनाक रैंक पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 1/5 कौशल अंक दिए गए। सफल कमांड रोल के लिए 20 बोनस कौशल अंक। अध्याय 659 बस थोड़ा कुशल। सिस्टम अधिसूचना के साथ काल ने यह देखने के लिए अपने आंकड़े जांचे कि वह अंकों पर कैसा प्रदर्शन कर रहा था। सबसे लंबे समय तक वह या तो किसी कौशल के लिए पर्याप्त बचत कर रहा था या पूरी तरह से भूल गया था कि वे मौजूद थे, क्योंकि यह अगले कौशल से बहुत दूर था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में अंक मिल रहे थे। लेकिन उससे पहले परीक्षण करने के लिए कुछ था। जो कोई भी वर्तमान में छोटे बच्चों की देखभाल कर रहा है, क्या आप जांच सकते हैं कि उन्हें कौशल अंक मिले हैं? लड़ाई मुझे पूरा करने के लिए एक इनाम मिला, इसलिए एक मौका है कि हमारे पक्ष के सभी सिस्टम सक्रिय लड़ाकों को 1 या 2 अंक मिले, जिनका उपयोग वे कौशल के लिए कर सकते हैं। काल ने टीम को संदेश दिया। मुझे 2 अंक मिले, यह एक पूरे कौशल के लिए पर्याप्त है। सिस्टर आई ने कहा कि वह बाद में मुझसे उनके बारे में बात करेगी जब हम पैकिंग पूरी कर लेंगे। सिबिल सहमत हो गई। अन्य सभी को भी 2 अंक मिले। दाना ने 1 मिनट के विराम के बाद जवाब दिया। यह एक अच्छा संकेत था। यदि वे सभी काल के समान उपलब्धियां प्राप्त कर रहे थे, तो उनके पास पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम होना चाहिए, न कि दोषपूर्ण या आंशिक रूप से सक्रिय सिस्टम। काल ने अपने स्वयं के नंबरों को देखा और पाया कि वह वास्तव में उन्हें बहुत ही शानदार गति से बढ़ा रहा था। उसे ग्रास का ट्रायल, कैथेड्रल कोर अपग्रेड ट्रायल और रास्ते में हुई कुछ लड़ाइयों से अंक मिले थे, कुल मिलाकर 28 अंक, जो उसे अभी मिले 25 अंकों के अतिरिक्त थे। हालांकि उसके पास केवल 3 कौशल उपलब्ध थे। पैकमास्टर स्किल ट्री 50 पॉइंट, फॉलो मी लिटिल वन, किसी संगत लक्ष्य को सीधे एक ज्ञात कौशल सिखाएं। 50 पॉइंट, पैक फर्स्ट एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण सीमाओं को हटाता है, लेकिन हर बार जब इसे बंधुआ जानवर पर इस्तेमाल किया जाता है तो बढ़ती सामग्री लागत जोड़ता है। 50 पॉइंट, क्षेत्रीय पैकमास्टर द्वारा किए गए सभी हमलों में धमकी पैदा करने का मौका होता है। पैक फर्स्ट अभी प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि उसे अपने किसी भी जानवर को विकसित करने की ज़रूरत नहीं थी, एक बार से भी कम जब कौशल एवोल्यूशन की सीमाओं को पार कर जाता। प्रादेशिक कौशल एक उपयोगी कौशल था, क्योंकि डराने धमकाने से उसे लगभग हर लड़ाई में फ़ायदा होता था। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में दुर्भाग्य से फॉलो मी लिटिल वन नाम का कौशल ही वह कौशल था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस कौशल से ऐसा लगा कि सिस्टम उसे ट्रोल कर रहा है, लेकिन काल के पास इतने सारे कौशल थे जो एक ही तरह के थे, इसलिए ये समझ में आता था कि उसे उस तरह का कुछ मिलेगा। खास तौर पर स्किल मर्ज उपलब्ध होने के साथ वह एक बिल्कुल नया कौशल बना सकता था और फिर उसे किसी को सिखा सकता था। ये शानदार होगा और वह प्रशिक्षण प्रक्रिया में बहुत समय बचा सकता था। लेकिन इससे भी बेहतर, वह एक समान या समान प्रजाति के जानवर को उन्नत कौशल सिखा सकता था। वह पहले से ही जानता था कि वे संगत होंगे, उसे बस उन्हें सिखाना था और वे अपनी अगली विकास बाधा को पार करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लेंगे। काल ने नियाल की ओर देखा और महसूस किया कि असली चीट कोड बेबी सेरो को प्रशिक्षित करना नहीं था, बल्कि पुराने एलिट्स की मदद करना था जो बिना पूरे सिस्टम के बड़े हुए थे। वे अब धीरे धीरे पूर्ण सक्रियता तक पहुंच रहे थे, लेकिन वे नई पीढ़ी से बहुत पीछे होंगे जो कमांडर रैंक पर अपने वर्ग को अपग्रेड करने और सभी नई शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ सभी वर्ग कौशल भी चुन सकेंगे। नियाल जितना दुर्जय था, वह संभवतः 1 दर्जन उपयोगी कौशल से कम था जहां भविष्य में एक रॉयल रैंक दुष्ट होगा, और कौन जानता था कि एक दुष्ट के रूप में शुरू होने वाला एक अधिपति रैंक वाला उन्नत वर्ग किस प्रकार के कौशल होगा। प्रश्न में व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से देखा कि काल उसे एक आकलनपूर्ण नज़र से देख रहा था और स्पष्टीकरण के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। कौशल सीखा, मेरे पीछे आओ, छोटा। शेष कौशल अंक 3। मुझे कौशल अंकों का एक बोनस मिला और मैंने उनका उपयोग एक नया शिक्षण कौशल सीखने के लिए किया। काल ने चुपचाप समझाया। आप किस प्रकार के वर्ग निर्माण के लिए जा रहे हैं? टील ड्रैगन पादरी, नीला और हरा एक साथ मिलाया गया। नियाल ने मजाक किया।
कौशलों का उद्देश्य मुझे अपने जानवरों को प्रशिक्षित करने में मदद करना है, हालांकि वे दूसरों के लिए जानवरों को प्रशिक्षित करने में भी उपयोगी हैं और कुछ मामलों में अन्य अभिजात वर्ग के लिए भी। काल ने नियाल पर ध्यान केंद्रित किया और एक ऐसा कौशल जिसे वह निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहेगा यदि यह उस पर काम करेगा। आक्रामक अनुकूलन मनुष्यों के साथ असंगत है। शून्य शरीर लक्ष्य के साथ असंगत है। कौशल शिक्षण अनुरोध सीमित अभेद्यता। नियाल के चेहरे पर एक उलझन और अपमानित भाव आया, फिर कुछ सेकंड के बाद ये खुशी में बदल गया और उसने काल को गले लगा लिया। उस प्रतिक्रिया के साथ क्या है? काल ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक अजीब सिस्टम संदेश। पैकमास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है, कौशल सीमित अभेद्यता, वफादार हैचलिंग नियाल को हस्तांतरित किया जाएगा। ओवरलॉर्ड स्वेच्छा से उन शब्दों को जोर से नहीं दोहरा रहा था। क्या ये ठीक से स्थानांतरित हुआ? काल ने पूछा। वास्तव में ऐसा हुआ। ये कौशल बिल्कुल टूटा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप युद्ध में अमर होने का अभिनय करते हैं। अधिकांश उद्देश्यों के लिए आप अमर हैं। नियाल सहमत हुए, फिर उनकी आंखें धुंधली हो गईं। उन्हें स्पष्ट रूप से किसी तरह के सिस्टम मेनू में खींचा गया था, इसलिए काल ने उनके समाप्त होने और वास्तविकता में वापस आने का इंतजार किया। दुष्ट को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ होश में आने में लगभग 5 मिनट लगे। अच्छा, अब क्या ये दिलचस्प नहीं है? मैंने अभी सिस्टम के सबसे बुनियादी रहस्यों में से एक सीखा है और यह पूरी तरह से संयोग से हुआ था। काल ने ठहाका लगाया। क्या ये छिपे हुए वर्ग विकल्पों को अनलॉक करता है यदि आपको एक अजीब कौशल मिलता है जो आपके वर्तमान रैंक से अधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम है? नियाल ने सिर हिलाया। मेरा नया वर्ग स्टॉकर है और जाहिर है मेरे पास कौशल बिंदुओं का एक विशाल खजाना है जिसे मैं पहले कभी नहीं पा सका था। सिस्टर आय बहुत खुश होंगी। एक बार जब मैं उन्हें एक समान कौशल सिखाने में कामयाब हो जाऊंगा तो आप एक साथ और भी अधिक प्रभावी ढंग से खेल पाएंगे। दुष्ट ने मुंह सिकोड़ा। शायद अमर रक्तबीज मकड़ी को भी अजेय न बनाना लोगों को रात में बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा। मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा। मैंने अन्य कौशलों के साथ 2 बार कोशिश की और असफल रहा, इससे पहले कि मुझे एक ऐसा कौशल मिला जिसे आप सीख सकते हैं। काल ने रुककर देखा कि नियाल स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं लगा कि वह डैनी के सामने कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए काल ने बात जारी रखी। सबसे पहले मैं तुम्हें आक्रामक अनुकूलन सिखाने जा रहा था, वह कौशल जो सिस्टर ए के पास है, जो हर बार जब वह किसी खास प्रकार के लक्ष्य पर हमला करती है तो उसकी क्षति को स्थायी रूप से बढ़ा देता है। एक जिज्ञासु के लिए वह कौशल उत्कृष्ट होगा, लेकिन जाहिर है कि आम लोग इसे बिल्कुल नहीं सीख सकते। फिर मैंने तुम्हें शून्य शरीर सिखाने की कोशिश की, एक संयुक्त अभेद्यता और उपचार कौशल जो कैरा के सीमित अभेद्यता और ट्रोलिश पुनर्जनन से बेहतर था, लेकिन यह विशेष रूप से तुम्हारे साथ असंगत है। मुझे नहीं पता कि यह किस पर काम कर सकता है, हालांकि। फिर तीसरा विकल्प काम आया। काल ने बात खत्म की। नियाल ने सिर हिलाया। सीमित अभेद्यता पहले से ही काफी अच्छी थी। ट्रोलिश पुनर्जनन के पागल आत्मा उपचार के साथ इसे जोड़ना, ये बस घृणित था। रुको, क्या तुम्हारे पास वे सभी कौशल हैं? काल ने सिर हिलाया। अब उनमें से सभी सक्रिय नहीं हैं क्योंकि मैंने उनमें से कुछ में सुधार किया है, लेकिन हाँ, मैं तीनों को जानता हूँ। काल को एक और शानदार विचार आया। अमान्य लक्ष्य नाइट हंटर एक प्रजाति विशेष कौशल है। अच्छा, यह एक कोशिश के लायक था। अगर उनके पास इंक्विजिशन पर राय के बराबर का कोई एलिट होता तो चच को भविष्य में राय के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 660 पूरा गिरोह यहाँ है। उनकी उपस्थिति ओवरलॉर्ड्स को उनकी ओर आकर्षित कर रही थी और इससे पहले कि लाइन बाहर निकलने के लिए तैयार होती, नियाल के साथ तबीथा, ओवरलॉर्ड जोराम द रेंजर और ओवरलॉर्ड ड्रेथ शामिल हो गए, जो पूर्वी मोर्चे से उनके पास आए, खून से लथपथ और खुरदरे दिख रहे थे। इंक्विजिटर, क्या आपको कुछ मिला? ड्रेथ ने आते ही पूछा। कुछ नहीं, अवशेष का कोई निशान नहीं है, कोई अवशिष्ट ऊर्जा नहीं, मेरे ट्रैकिंग कौशल से कोई ट्रिगर नहीं। ऐसा लगता है कि यह बस गायब हो गया। आर्कबिशप को पूरा यकीन है कि बॉक्स में कुछ था, लेकिन अब यह बिना किसी निशान के गायब हो गया है। मुझे यकीन है कि हम सभी के पास सिद्धांत हैं, लेकिन जहां तक ठोस सबूतों की बात है, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। नियाल ने समझाया। तबीथा ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप नियाल को देखा, फिर उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारा वर्ग बदल गया है, उसने आरोप लगाया। तुरंत नियाल को एहसास हुआ कि दूसरों को ये कैसा लग रहा होगा जो नहीं जानते थे कि उसके आने के बाद क्या हुआ था। यह एक असंबंधित मुद्दा है। सम्राट काल ने एक नया कौशल सीखा जिसने मुझे वर्ग परिवर्तन को ट्रिगर करने में मदद की, उसने प्रस्ताव दिया। काल ने सहमति में सिर हिलाया और अधिपति अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे एक ऐसा कौशल मिला जिसका उद्देश्य मेरे जानवरों को नए कौशल सिखाना था जो मैं पहले से ही जानता था। हालांकि इसमें एक खामी भी थी, ये सिर्फ मेरे बंधे हुए जानवरों तक सीमित नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा कौशल मिल जाए जो दूसरों के साथ संगत हो, तो मैं इसका इस्तेमाल उन्हें सिखाने के लिए भी कर सकता हूँ।
एकमात्र वास्तविक प्रतिबंध यह है कि मुझे सीमित संख्या में कौशल पता हैं, और जो कौशल मैं जानता हूं उनमें से कई जानवरों के लिए हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। ओवलॉर्ड जोराम उलझन में दिखे, जबकि ग्रैथ और तबीथा बेहतर समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने काल के साथ कुछ समय बिताया था। उदाहरण के लिए, मैं नियाल ट्रोलिश रीजनरेशन को सिखाना चाहता था, क्योंकि एक दुष्ट जो खुद को ठीक करता है, उससे ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है। लेकिन यह असंगत है, उन्होंने समझाया। ये समझ में आता है। आप अपने सभी कौशल अपने जानवरों या किताबों से प्राप्त करते हैं, है न? आपको उसी तरह का कौशल वृक्ष नहीं मिलता जैसा कि अन्य वर्गों को मिलता है। काल ने कंधे उचका दिए। खैर, मुझे एक कौशल वृक्ष मिलता है, लेकिन ये सब उपयोगिता कौशल, बफर्स और इस तरह की चीज़ें हैं। मैं एक अलग रास्ता चुन सकता था और हमले के कौशल का भार सीख सकता था, लेकिन उस समय ये बेहतर रास्ता लग रहा था। हमें आपको लाइब्रेरी में ले जाना होगा और आपको नए कौशल सिखाना शुरू करना होगा। खैर, आप क्या कर सकते हैं? हम अभी भी केवल कुछ दर्जन कौशलों को वास्तविक कौशल पुस्तकों में बदलने में कामयाब रहे हैं। कौशल और शिलालेख दोनों के ज्ञान की आवश्यकताएं पहली पुस्तक निर्माण के लिए बहुत सीमित हैं। तबीथा ने आह भरी। क्या आप शिलालेख जानते हैं? काल ने पूछा। ओवलॉर्ड जोराम ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी और उसने उसे घूर कर देखा। नहीं, मैंने शिलालेख को व्यापार के रूप में नहीं चुना। काल ने उसके कंधे पर प्यार से थपथपाया और फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। कौशल शिक्षण अनुरोध तीक्ष्णता, स्लैशिंग, स्टैबिंग और विघटन प्रकार की क्षमताएं उपयोगकर्ता के रैंक के अनुसार 10% तक क्षति में वृद्धि करती हैं। काल को चौंकते हुए देखते ही तबीथा के गाल चमकीले लाल हो गए और नियाल हंसने लगा। ओह, इसने तुम्हें वही संदेश दिया होगा जो इसने मुझे दिया था। योद्धा ने अपना गला साफ किया और कठोर भाव बनाए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसने शांति से उत्तर दिया। उसने तुम्हें अभी अभी एक कौशल सिखाया है न? उसने कौन सा चुना? ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो योद्धा के रूप में आपके कौशल के अनुकूल हो। मुझे नहीं पता कि काल के पास ऐसा क्या है जो आपको पहले से पता ना हो, नियाल ने समझाया। तीक्ष्णता, उसने मुझे एक ऐसा कौशल सिखाया जो कटने और छुरा घोंपने के हमलों से होने वाले नुकसान को बढ़ाता है। ग्रेट स्वॉर्ड उपयोगकर्ता के लिए बिल्कुल सही, तबीथा ने उसे आह भरते हुए बताया। फिर वह काल की ओर मुड़ी। वैसे भी उस संदेश का क्या मतलब है? मैं कब से एक प्यारी बिल्ली का बच्चा हूँ। काल की जीभ लगभग घुट गई और नियाल की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुझे एक वफादार हैचलिंग कहा। मुझे लगता है कि यह सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया है और इस कौशल का उपयोग नए पालतू जानवरों पर किया जाना है। दुष्ट हंसा। काल ने उसके द्वारा पहने गए स्किनटाइट लेटेक्स बॉडीसूट को देखा, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कवच प्लेटें थीं, और उसने दृढ़ता से फैसला किया कि भले ही आराध्य वह शब्द नहीं था जिसे वह चुनता, लेकिन वह सिबिल की प्लेबुक से एक पृष्ठ लेने जा रहा था और एक भी बात नहीं कह रहा था। तबीथा के लिए दुर्भाग्य से अधिपति ड्रेथ इतना संयमित नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम आराध्य हो। देखो, जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम कितनी प्यारी हो, उसने शर्मिंदा योद्धा को चिढ़ाते हुए कहा। सैनिक शहर वापस जाने के लिए तैयार थे और डैनी कमांड ग्रुप के साथ काल या किसी और के साथ उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देने की प्रतीक्षा कर रही थी। काल ने उसकी ओर मुड़कर असाधारण रूप से सुडौल, आराध्य बिल्ली के बच्चे, से विषय को बदल दिया और जादूगर को सिर हिलाया। आदेश भेजो, उत्तरी क्षेत्र सुरक्षित है, सभी सैनिक शहर में वापस आ सकते हैं, काल ने निर्देश दिया। धन्यवाद सम्राट, हम चलेंगे, डैनी ने उत्तर दिया, लेकिन काल ने उसे जाने से पहले ही रोक दिया। मैं सम्राट अपार्टमेंट में हूँ, अगर तुम भाई बहनों के साथ आना चाहो तो आ जाओ। मेरा पूरा समूह वहाँ रह रहा है और मुझे यकीन है कि वे मिलना पसंद करेंगे। डैनी मुस्कुराए। डॉनी ने मुझे पहले ही दाना की ओर से आप सभी से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा है। जब हमारे पास समय होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हम दोनों को इस सप्ताह नियमित गार्ड शिफ्ट मिली है। टीम के बाकी सदस्य एकोलिट्स और डॉनी मैकेंजी के साथ वहां पहुंच रहे थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे, हालांकि युवा लोग पहली बार युद्ध देखने के बाद थोड़े से ज्यादा सदमे में दिख रहे थे। काल को पूरा यकीन था कि उन्होंने वास्तव में भाग नहीं लिया था, क्योंकि जागृत रैंक के पास लाइन पर आम सैनिकों की तुलना में कुछ ज्यादा उपयोगी करने का बहुत कम मौका था और वे चच आर्मी के निजी सैनिकों की तुलना में भी कम प्रशिक्षित थे। सबसे अच्छा, उन्हें थोड़ा अनुभव मिल सकता था, लेकिन अधिक संभावना है कि वे बस बीच में आएंगे और दूसरों को घायल कर देंगे। जब वे पहुंचे तो सभी युवा कैडेट काल का अभिवादन करने आए, जिन्होंने उनकी कहानियां और उन चीज़ों को सुनने के लिए समय निकाला जो उन्होंने युद्ध के दौरान वरिष्ठ कुलीनों के लड़ने के बारे में देखी थीं। वह उन्हें प्रशिक्षित नहीं कर रहा था, ये बाद में हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट था कि छोटे बच्चे उससे प्यार करते थे और अगले प्रशिक्षण सत्र के बाद ये भावना लगभग बढ़ने की गारंटी थी।